Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemistry grade 9th, first chapter, that is chemical equilibrium. This will be studied according to Aga Khan University Examination Board syllabus. Slow number 1, that is definition of chemical equilibrium in terms of a reversible reaction. स्लो में हमें डेफिनेशन देनी है केमिकल इक्विलिब्रियम की इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन को मद्देनज़र रखते हुए। इससे पहले कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपके सामने रखें, हम चाहेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है उसको हम डिस्कस करें। सो लेट्स गो। Reversible reaction is a chemical reaction where the reactants form products that in turn react together to give the reactants back. Reversible reaction एक chemical reaction है जिसमें reactants products बनाते हैं और products दोबारा से reactants में तब्दील होने के काबिल होते हैं। मतलब reactants का product में change होना और products का reactant में change होना, ये एक reversible reaction है। So, a reversible reaction is denoted by double arrow। जैसे आप इस A plus B के सामने आप जैसे एरोज देख रहे हैं, डबल एरो से शो किया हुआ है, तो इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन डबल एरो से शो किया जाता है। A plus B will form C plus D, मतलब C plus D are products, right? So C plus D they are able to make A plus B। इसका मतलब ये है कि A plus B reactants हैं, C plus D products हैं। A plus B मिल जाएंगे, they will form C plus D और C plus D दोबारा से reactants में तब्दील होने के काबिल हैं। सो इसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड में भी चलती है और बैकवर्ड में भी चलती है, एंड दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। So we have to define chemical equilibrium now. What is chemical equilibrium? Chemical equilibrium एक ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट से चल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सपोज करें 1 मिनट में 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसी 1 मिनट में 2 रिएक्टेंट्स भी आपको मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। रेट अगर हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम टाइम की मुनासिबत से देख रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं 1 मिनट में और कितने रिएक्टेंट्स दोबारा बन रहे हैं। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने कहा था कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। सो इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का बनने का जो अमल है, अगर वो दोनों सेम इक्वल हो, मतलब 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसी टाइम में अगर 2 रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको हम रिवर्स कहते हैं, राइट। सो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों की जो रेट है, दोनों की जो टाइमिंग है, वो क्या है, इक्वल है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम। याद रखें, इक्विलिब्रियम की स्टेट में अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आती। इक्विलिब्रियम नो चेंज इन अमाउंट। आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की अमाउंट सेम रहती है, उसमें तब्दीली नहीं आती। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट स्लो डिफाइन करें डायनेमिक इक्विलिब्रियम को। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट सेम बट दिस इज द स्टेट, राइट। ये उस हालत का नाम है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन आपका रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है, ये उस हालत का नाम है। सो इट्स ऑलमोस्ट सेम विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपके पास सैम्पल क्वेश्चन है इन एस्लोज से मुतल्लिक। Consider this reaction, right? What is meant by dynamic equilibrium in a chemical reaction? तो आप यही definition अगर लिखेंगे तो you will get full marks. So next is law, show both forward and reverse reaction using chemical equations. आपने forward और reverse reaction
केमिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए शो करना। सो यू शुड बी एबल टू शो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन अ केमिकल इक्वेशन। Forward reaction, it is a reaction in which reactant reacts to form products। जैसे पहले हमने कहा कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और रिवर्स में इसके उलट, मतलब प्रोडक्ट्स क्या होंगे, रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट हो रही होती है जबकि रिवर्स राइट टू लेफ़्ट मूव करती है। रिवर्स रिएक्शन में राइट टू लेफ़्ट जा रहे होते हैं। So forward reaction initial stage, the rate of forward is very fast। forward reaction में अपना initial stage होता है, वो उसकी जो rate होती है वो बहुत fast होती है। and अगर हम reverse reaction को देखें तो beginning में reverse reaction बहुत कम, मतलब negligible, बहुत कम उसकी speed होती है, but gradually वो reverse reaction स्पीड होती जाती है जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली स्लो डाउन होती जाती है। सो दीज वर सम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। व्हाट इज, एंड दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। Which of the following characteristic is true for forward reaction? It speeds up gradually। क्या forward speeds up gradually? Yes or no? Speeds up gradually, no। Forward reaction तो नहीं, speeds up gradually नहीं होता, rather it slows down gradually। Yes, it slows down gradually। You see here, it slows down gradually should be the correct option। So this is next sample question। Write any 3 macroscopic characteristics of forward। आप just यहाँ से 4 लिखे हुए हैं, कोई से 3 आप write down करेंगे, you will get full marks। So this is another sample question। And moving towards the dynamic equilibrium macroscopic characteristics। Dynamic equilibrium की first characteristic ये है कि equilibrium is achievable only in closed system। इक्विलिब्रियम जो अचीव करनी होती है वो क्लोज सिस्टम में करनी होती है, ऐसा सिस्टम जिसमें सब्सटेंसेस ना एंटर हो सिस्टम में, ना सिस्टम से बाहर मूव करें। मतलब ये है कि जितने सब्सटेंसेस आपने रिएक्शन के लिए पहले से रखा हुआ उतना ही मतलब सब्सटेंस की अमाउंट होनी चाहिए, उससे बढ़ना और उससे घटना दिस शुड नॉट बी द केस, राइट। उसमें सब्सटेंसेस की नंबर जितनी थी, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स उतनी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो तो सिस्टम क्लोज्ड होनी चाहिए, सब्सटेंसेस ना बाहर मूव करें ना बाहर से अंदर मूव। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम टाइम पे चल रहे होते हैं। मतलब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब ये अचीव करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट पे चल रहे होते हैं और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। दिस इज़ वेरी ट्रू। फॉरवर्ड रिएक्शन राइट की तरफ मूव करेगी और बैकवर्ड रिएक्शन लेफ्ट की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन हुई ना। सो इक्विलिब्रियम स्टेट पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों चल रहे होते हैं, कोई रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, याद रखें। सो द थर्ड इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। इक्विलिब्रियम स्टेट जब ये अख्तियार कर जाते हैं तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होते। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना ये भी सेम रहते हैं, जैसे कि कलर, डेंसिटी, ये भी सेम रहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट अख्तियार करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट your reaction from either reactant side or from your product side। So the next and the last, अगर आपने पहले से ही अपना डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ है और कोई डिस्टर्बेंस आती है, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर के बढ़ने या घटने की वजह से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, तो फिर उस हालत में इक्विलिब्रियम को दोबारा से अचीव किया जा सकता है। दिस इज़ द लास्ट and very important characteristic of dynamic equilibrium।
This is the sample question related to dynamic equilibrium. You have to state any three characteristics. State का लफ्ज़ आया है तो you have to simply write it down. No explanation, no examples. Just state करनी है जैसे यहाँ लिखे हुए वैसे आपने copy paste करने हैं. State means simple, no explanation. This is next sample question. State the law of mass action. हम कुछ SLOs डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं जिनमें से एक SLO ये वाला है और इससे रिलेटेड SLOs आने वाले हैं उनको भी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं. एंड इफ़ यू विश वी कैन मेक सेपरेट वीडियो ऑन दीज SLOs जिनको हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे. अगर आप चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं एक अलग वीडियो बना के. ओके, सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट SLO. एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डिफरेंशिएशन बतानी है और एग्जांपल्स भी साथ मेंशन करनी है. सो फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सो एंड एंडोथर्मिक एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल्स. एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप पिक्चर में इजीली आप समझ सकते हैं. एंडोथर्मिक वो वाला रिएक्शन जिसमें हीट अंदर सिस्टम की तरफ आ रही हो और एक्सोथर्मिक में वो वाला रिएक्शन जिसमें हीट बाहर सिस्टम से बाहर जो सराउंडिंग की तरफ हीट मूव करती है. सो दिस इज वेरी क्लियर कट डिफरेंस, राइट? सो द डिफरेंशिएशन इज एट योर स्क्रीन. वी विल डिस्कस इट नाउ. डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है in which what happens is like energy is required. So energy is acquired from surrounding. Surrounding से energy क्या करती है सिस्टम absorb करती है, जबकि एक्सोथर्मिक इसके उलट जा रही होती है, energy रिलीज करती है सराउंडिंग में. energy absorb नहीं करती, rather सिस्टम से energy बाहर सराउंडिंग की तरफ मूव कर रही होती है. energy ट्रांसफर की बात करें तो absorb करती है सराउंडिंग से और एक्सोथर्मिक में अगर एनर्जी की बात करें ट्रांसफ़र की तो रिलीज होती है सराउंडिंग इन्वायरमेंट में. सो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव. एंडोथर्मिक में हम क्या लेते हैं, एनर्जी चेंज पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव लेते हैं बिकॉज एनर्जी इज एमिटिंग फ्रॉम द सिस्टम. एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल रही है सराउंडिंग की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ. अगर हम प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेवल देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हैव हायर एनर्जी कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स की एनर्जी की लेवल क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, वो कम होती है बेनस्बत के प्रोडक्ट्स की एनर्जी के. मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट्स के निस्बत ज़्यादा होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका उलट हो रहा होता है. एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लोअर. एनर्जी जो है प्रोडक्ट्स की लोअर होती है जबकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. स्टेबिलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन में लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी हायर एनर्जी है, इसी वजह से उनकी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं. जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल. So this is another difference between endo and exothermic reaction. You can read from here. सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे रखे हुए हैं. जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर, इट्स वेरी सिंपल. मेल्टिंग आइस, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें आप हीट देते हो आइस को मेल्ट करने के लिए, राइट? सो एंडोथर्मिक इज व्हाट, एडिशन ऑफ हीट ना, जिसमें एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करती है सिस्टम. सो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा होता है. सो एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन है, रेस्पिरेशन, कंबस्शन ऑफ फ्यूल. इनमें एनर्जी क्या होती है, बाहर इन्वायरमेंट की तरफ मूव करती है. इनको एनर्जी रिक्वायर नहीं होती बल्कि ये खुद एनर्जी जनरेट करते हैं और सराउंडिंग में एमिट करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज द सैंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू एंडोथर्मिक रिएक्शन. सैंपल क्वेश्चन एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड है. And this is another sample question meant by exothermic. Very simple, right? So this is another sample question. So that's all. Now moving towards the next SLO. Draw an energy profile diagram for exo and endothermic reaction. Energy profile diagram draw करनी है exo और endothermic reaction के लिए. इससे पहले कि हम draw करें, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि what is energy profile diagram. सिंपल अल्फाज में अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की
डेफिनेशन में आपके सामने रखूं तो सिंपल ये है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है, थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होने तक एनर्जी में जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो चेंजेस आती हैं, उनका आप एक पाथवे ड्रॉ करते हो। वो क्या है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। और जब हम एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ड्रॉ करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। सो यू सी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर ना। डिफरेंशिएशन में हम पढ़ चुके थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी लेवल होती है वो प्रोडक्ट की निस्बत हायर होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेवल हायर होती है प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेवल के मुनासिबत से अगर हम देखें। सो रिएक्टेंट्स एनर्जी इज हायर, सो दे मूव and then activation energy and then come back, heat of reaction and then heat releases, right? So this is exothermic reaction energy profile diagram. So next is endothermic reaction, जिसमें आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम है प्रोडक्ट्स के मुनासिबत से। सो रिएक्टेंट्स को क्या चाहिए? बहुत सारा हीट चाहिए, बिकॉज यू सी हाउ मच कर्व, कितनी बड़ी कर्व है उसको पार करना है, एंड देन दे हैव टू and then reactants convert into products। जबकि आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक में जो कर्व है, जो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में तब्दील होने की जो एनर्जी है वो बहुत कम है, बिकॉज रिएक्टेंट्स को इतना एनर्जी चाहिए नहीं, बिकॉज रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी पहले से ही ज़्यादा है। सो दे डोंट नीड मच एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जबकि एंडोथर्मिक में देखें तो रिएक्टेंट्स क्या हैं, इनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए। यू सी हाउ मच बिग curve is there, right? So it means endothermic reaction को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है as compared to exothermic reaction। और ये हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी वाज़ा कर चुके हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अगर कहा जाए एग्जाम में, तो फिर आपने सिंपली ऐसे ड्रॉ करना है, बाकी इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देनी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को और बेहतर समझ सकें। सो यू सी द रिएक्शन ऑफ आयरन विद सल्फर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी लेवल डायग्राम रिप्रेजेंट्स द गिवन रिएक्शन करेक्टली। अभी मुझे पता है कि मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी डायग्राम कैसा होता है, उसके लिए मुझे पता है कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी लेवल होती है एक्सो में वो ज़्यादा होती है। तो फिर मुझे ऐसा ग्राफ तलाश करना होगा जिसमें रिएक्टेंट्स की क्या है, एनर्जी लेवल ज़्यादा है। सो ए ऑप्शन इज़ यस, इसमें एनर्जी रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है। बी तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की क्या होती है, एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है। सो बी शुड नॉट बी माई ऑप्शन, उसको क्रॉस कर दें। सी शुड नॉट बी, बिकॉज सी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की एनर्जी लेवल बराबर है। एंड डी शुड नॉट बी, बिकॉज रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है। तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सा होना चाहिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट की मुनासिबत से। इन ऑप्शंस में मुझे सिर्फ ए वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। सो यू सी जो हमने स्टडी करी थी क्या वहीं आ रहा है एग्जाम में? ये ऐसा ही आ रहा है। सो सिंपल इतना ही करना है, आपको जस्ट ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लेवल जो डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम है, वो सिर्फ ए ऑप्शन में ही बेहतर तौर पे दिखाया गया है एक्सोथर्मिक के लिए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को चेंज करके एंडोथर्मिक लिखा हुआ हो तो फिर उस केस में मैं क्या करता, बी सेलेक्ट करता, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी लेवल डायग्राम होती है रिएक्टेंट्स की कम होती है, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। सो चूँकि हमारा जो क्वेश्चन है फिलहाल ये एक्सोथर्मिक का है, इसलिए मैं ऑप्शन ए सेलेक्ट करूँगा, बिकॉज ऑप्शन ए रिप्रेजेंट्स द करेक्ट energy level diagram for my exothermic reaction. These 5 SLOs
we are not going to discuss. If you wish, we can make separate video on these SLOs, क्योंकि ये SLOs एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनको कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा. सो आई फील कि it should not be discussed right now in this video. If you wish, we can make separate video. हम अलग वीडियो बना सकते हैं. For that you will have to write email. Sample questions related to those SLOs are at your screen. So moving towards next SLO and a very important SLO, that is Le Chatelier's principle. SLO में just स्टार्ट करने के लिए बोला गया है Le Chatelier's principle की डेफिनेशन बतानी है, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट डेफिनेशन ही मेंशन करनी है. सो Le Chatelier's principle एक ऐसा प्रिंसिपल है, उसमें एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है. Principle stating that if a constraint such as any change in pressure, temperature or concentration of a reactant is applied to a system in equilibrium, आपके equilibrium state पे अगर उस equilibrium को disturb करने के लिए कोई बाहर से कोई change आ जाए, प्रेशर की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में या कंसंट्रेशन की फॉर्म में, अगर उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए कोई चेंज आ जाए, तो फिर इक्विलिब्रियम क्या कर सकती है? इक्विलिब्रियम ऐसा कर सकती है कि जो चेंज है उस चेंज के ऑपोजिट में काम करके इक्विलिब्रियम को दोबारा से एक्वायर कर सकती है. ये होता है Le Chatelier's प्रिंसिपल. इफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल. अगर उसको डिस्टर्ब करें, फॉर एग्जांपल उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें, उसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगी? रिएक्टेंट्स तो ज़्यादा हो गए और फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन तो इक्वल हुए नहीं ना, बिकॉज आपने रिएक्टेंट्स ज़्यादा कर दिए. तो इक्विलिब्रियम क्या करेगी? कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा हुआ? रिएक्टेंट साइड पे ना, बिकॉज हमने रिएक्टेंट ज़्यादा कर दिए. पहले तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन हमने क्या किया? उसको डिस्टर्ब किया रिएक्टेंट्स को बढ़ा के. अगर हमने रिएक्टेंट्स बढ़ा के उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, अब रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल नहीं हुए, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम विल डू अपोजिट, उसके खिलाफ काम करेगा. अब आपने रिएक्टेंट्स बढ़ा दी हैं, तो फिर क्या करेगी? इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स बढ़ा देगी. जब इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स बढ़ा देगी, तो फिर वंस अगेन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी. अब जो मर्जी जिस तरह का भी आप डिस्टर्बेंस उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ले आएँ, वो इक्विलिब्रियम उसके खिलाफ काम करेगी और उस इक्विलिब्रियम को दोबारा से अचीव करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेगी. ये Le Chatelier's प्रिंसिपल कहती है. नाउ वी हैव टू determine the effect of catalyst, temperature, pressure, concentration on reversible reaction and equilibrium. Le Chatelier's प्रिंसिपल में जैसे हमने स्टेट की थी कि जो भी चेंज आए बाहर से सिस्टम में, चेंज अगर आप लाना चाहें तो सिस्टम उसके ख़िलाफ़ काम करती है. तो चले देखते हैं कैसे सिस्टम उसके ख़िलाफ़ काम करती है. तो हम इफेक्ट्स देखेंगे, कैटलिस्ट डाल के, टेम्परेचर बढ़ा के या टेम्परेचर घटा के, सो प्रेशर को इंक्रीज़ करना, कंसनट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना. सो इस तरह के हम चेंजेस लेके आएंगे और देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्टर्ब होती कैसे है और रिवर्सिबल रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा से लाने के लिए, दोबारा अचीव करने के लिए क्या करेगी. सो फर्स्ट, द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम. कैटलिस्ट की एडिशन का इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तमाम हमें डिस्कस करने हैं. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डू कैटलिस्ट, राइट. सो इन तमाम को डिस्कस करना है Le Chatelier's प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए. उसमें क्या कहा था? आप जो भी चेंज लेके आएंगे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम उसके खिलाफ काम करेगी. सो द फर्स्ट थिंग, कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का ना इक्विलिब्रियम पे कोई नहीं फ़र्क पड़ता. कैटलिस्ट अगर आप ऐड करते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम पे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करती नहीं है, सही. सो इसलिए कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता. कैटलिस्ट के जब आप एडिशन करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो फिर एक्चुअली वो करती क्या है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ाती है.
क्या करती है, रेट बढ़ाती है, बाकी उसमें कोई चेंज इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता नहीं है कैटलिस्ट की वजह से। सो कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है ना, स्पीड है ना, वो बढ़ाती है, बाकी कोई उसमें इक्विलिब्रियम में कोई तब्दीली नहीं आती, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता नहीं है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों उसी तरह चल रहे होते हैं। सो बट दोनों की रेट इंक्रीज़ होती है। जब दोनों की रेट इंक्रीज़ होगी, दोनों की स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो फिर दोनों तरफ से होती है। एक तरफ से हो तब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन खाली इंक्रीज कराती है कैटलिस्ट, उस टाइम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना था, लेकिन कैटलिस्ट ऐसा करती नहीं है। रादर कैटलिस्ट क्या करती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड बढ़ाती है। यही वजह है कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट इट स्पीड्स अप द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अभी हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने टेम्परेचर इंक्रीज की। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज की तो सिस्टम क्या करेगी, सिस्टम टेम्परेचर को कम करने का कोई एक स्ट्रैटेजी सोचेगी। सो सिस्टम विल डू व्हाट, इट विल ट्राई टू कूल डाउन द सिस्टम, बिकॉज आपने क्या की है, टेम्परेचर बढ़ाई है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम स्टेट पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड थी उसकी टेम्परेचर, अगर आपने उसकी टेम्परेचर बढ़ा दी और 200 ऐड कर दी तो 500 हुई कि नहीं। सो सिस्टम को क्या चाहिए, सिस्टम को चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाई है और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुकी है। अब सिस्टम को चाहिए कि वो 300 डिग्री हो उसकी टेम्परेचर। सो उसके लिए सिस्टम क्या कर सकती है, सिस्टम ऐसा कर सकती है कि उसमें कोई एक ऐसा रिएक्शन फास्ट हो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। सो वो कौन सा रिएक्शन हो सकती है, उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में से किसी एक को फास्ट करना होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों, मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब, गेटिंग और नॉट। एंडोथर्मिक, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फिर सिस्टम एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला फेवर करेगी, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके और सिस्टम कूल डाउन हो सके। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हमने हीट बढ़ा दी थी वो अपने लेवल, मतलब कौन सी थी, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ना। सो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोबारा से वो आ सके टेम्परेचर। सो सिस्टम विल फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब होगी तो फिर सिस्टम कूल डाउन होगी। सो इन शॉर्ट आई शुड से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिस्टम विल फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आई डोंट नो व्हाट्स, वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगी कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में एंडोथर्मिक हो रही है या बैकवर्ड रिएक्शन में एंडोथर्मिक हो रही है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड में हो रही है तो फिर वो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड में हो रही है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन बैकवर्ड करेगी सिस्टम। सो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से सिस्टम में कोई तब्दीली आती है और उस तब्दीली का सिस्टम सोचती है कि मैं इसको कैसे बराबर करूं। मतलब जैसे पहले 300 डिग्री सेंटीग्रेड था इक्विलिब्रियम पे, तो आपकी हीट बढ़ाने से वो 500 हो गई, तो सिस्टम को चाहिए कि वो 200 माइनस हो, तो फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करेगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर फेवर करेगी तो उसके नतीजे में हीट एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम कूल डाउन होगी, एंड देन द टेम्परेचर विल कम into its own original temperature that was 300 degree centigrade. Hope you understood. ये समझना इतना आसान नहीं है, it's very difficult, right? इस तरह के जो effects हैं ये समझना it's not an easy job, right? आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, रीड करनी होती है, and I'm not going to explain it more, right? मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, बिकॉज आप और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उनको देखें, बुक रीड करें, और चूँकि ये सेल्फ प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से जो है ना आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होगी। अदरवाइज आप वीडियोस खाली देखते जाएंगे तो दिस कॉन्सेप्ट विल नेवर क्लियर टू यू, राइट? सो कैसे आप क्लियर कर सकते हैं? बाय डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? कुछ सिंपल क्वेश्चंस में शेयर कर देता
देता हूँ लेटर ऑन, बट माई सजेशन इज़ दैट कि आप खुद उन क्वेश्चंस को हल करें और उन क्वेश्चंस के आंसर्स देखें एंड अकॉर्डिंगली आप समझ पाएंगे, आप बुक रीड करें, राइट। सो दिस वॉज माई सजेशन। सो इफेक्टिव टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम को मैं जस्ट कंक्लूड करना चाहता हूँ। If the temperature of system is increased, equilibrium will shift in the direction of the endothermic reaction. टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम क्या करेगी, शिफ्ट करेगी डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को, रिएक्शन की डायरेक्शन को। रिएक्शन की डायरेक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ होगी, ताकि आपका जो इंक्रीज किया हुआ टेम्परेचर है वो कम हो सके, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से इंक्रीज किया हुआ टेम्परेचर जो है क्या होगी, वो डिक्रीज होगी और सिस्टम अपनी जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो टेम्परेचर थी वो अचीव करने के काबिल होगी। अगर आप टेम्परेचर को उठाते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगी, शिफ्ट करेगी अपनी जो इक्विलिब्रियम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ज़्यादा से ज़्यादा आती है ना, हीट एमिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। चूंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दी है, टेम्परेचर डिक्रीज कर दी है, इसकी वजह से सिस्टम में टेम्परेचर कम हुई है। चूंकि सिस्टम की टेम्परेचर कम हुई है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आपकी टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से सिस्टम ने क्या किया, उसके अपोजिट काम किया। चर्चिल्स प्रिंसिपल में हमने कहा था कि जो आप चेंज लेके आएंगे उस चेंज के खिलाफ काम करेगी। आपने टेम्परेचर बढ़ा दी तो सिस्टम ने टेम्परेचर घटा दी, आपने टेम्परेचर घटा दी तो सिस्टम ने टेम्परेचर बढ़ा दी बाय फेवरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में हीट रिलीज होती है। सो टुवर्ड्स द प्रेशर, एंड बिफोर दैट सैम्पल क्वेश्चन इज एट योर स्क्रीन, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सही, ये मैं आपको बता दूं, माइनस साइन, इट मीन्स इट्स रिलीज ऑफ एनर्जी। डिफरेंशिएशन एंडो और एक्सो में हम बता चुके हैं, माइनस साइन इज साइन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये NH3 दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होगी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, सही। सो दिस इज इट, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन। नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन, सो इफेक्टिव टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर डिस्कस करना। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, टूवर्ड्स द साइड ऑफ फीवर मोल्स। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी जहां मोल्स कम हैं। जिस साइड पे मोल्स की तादाद कम है उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी। फॉर एग्जांपल A+2B है एंड हियर प्रोडक्ट साइड पे 2C+3D है। सो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड पे, दिस 2 एंड A के साथ तो 1 लिखा हुआ है नहीं, बट देयर इज 1, राइट। सो 2 + 1 3, रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे C के साथ 2 और ये D के साथ 3 + 2 5 मोल्स हैं। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मुझे बताएं कि प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगी। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी फीवर मोल्स जहाँ हैं। तो फीवर मोल्स किस तरफ हैं, रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट साइड पे। रिएक्टेंट साइड पे कम मोल्स हैं ना, प्रोडक्ट साइड पे तो 5 हैं, रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल हैं, तो इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी रिएक्टेंट साइड पे। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। एंड जब आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इसके उलट होगी, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द रिएक्शन विद मोर मोल्स। जहाँ पे ज़्यादा मोल्स हैं उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी। मोल्स प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा हैं, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज की तो फिर रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे क्या होगी, शिफ्ट होगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन। सैम्पल क्वेश्चन, सो लास्ट दैट इज कंसंट्रेशन का इफेक्ट, सही। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द equilibrium? If the concentration of a reactant is changed, equilibrium will shift to minimize the effect of that change. ये तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो आप चेंज लेके आ रहे हैं इक्विलिब्रियम उसके खिलाफ काम करेगी, so that वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, बरकरार रख सके। So if the concentration of reactant is increased, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी है, इंक्रीज की है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दैट यूजेस द रिएक्टेंट, सो दैट द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस।
फ़र्ज़ करें आपने रिएक्टेंट साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो रिएक्टेंट ज़्यादा हुए कि नहीं हुए ना, सो इक्विलिब्रियम क्या करेगी, ऐसा अमल शुरू करेगी ताकि आपके जो बढ़ाए हुए रिएक्टेंट हैं, आपके बढ़ाए हुए रिएक्टेंट वो क्या हो, वो डिक्रीज़ हो। और रिएक्टेंट कम कैसे हो सकते हैं, डिक्रीज कैसे हो सकते हैं, इफ़ योर रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, राइट। सो आपकी इक्विलिब्रियम क्या कर सकती है, आपकी इक्विलिब्रियम ये कर सकती है, आपने तो कंसंट्रेशन बढ़ाई है रिएक्टेंट्स की, सो इक्विलिब्रियम आपके जो बढ़ाए हुए रिएक्टेंट हैं उनको प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेगी। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, मतलब राइट साइड पे शिफ्ट होगी। सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड हम कहते हैं इसको। अगर आप रिएक्टेंट्स बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगी, उन रिएक्टेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के चक्कर में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का सोचेगी। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक, रिएक्टेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का सोचेगी सिस्टम। सो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैसे हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ऐसे हो सकते हैं जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर्ड करें। फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर आप फेवर्ड करेंगे तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज होंगे और आपके बढ़ाए हुए रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कम होंगे। सो वंस अगेन आपका इक्विलिब्रियम बरकरार रहा। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होने का दूसरा जो कंडीशन ये है, अगर आप प्रोडक्ट साइड पे डिक्रीज़ करते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को, अगर आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगी, प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने के साथ साथ आपकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट साइड में जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो कम की हुई है, वो डिक्रीज़ की हुई है। इसलिए सिस्टम चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने, क्योंकि वहाँ डिक्रीज़ कर रहा है बंदा। सो जब बंदा डिक्रीज़ कर रहा है फिर क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं जब रिएक्टेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें। सो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट इंक्रीज़ हो। सो सिंपल ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो। फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ अगर शिफ्ट होती है इक्विलिब्रियम तो फिर मेरे जो प्रोडक्ट्स डिक्रीज़ जो मैंने किए हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो सिस्टम ने क्या किया, मेरे किए हुए अमल के खिलाफ काम किया और प्रोडक्ट्स मैंने तो डिक्रीज़ किए थे और इक्विलिब्रियम ने क्या किया, प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ किए। कैसे इंक्रीज़ किए, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करा के। सो इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ डिक्रीज, सपोज करें आपके रिएक्टेंट्स आपने क्या किए हैं, डिक्रीज़ किए हैं। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस द रिएक्टेंट। सो मैंने क्या किए हैं, मैं रिएक्टेंट्स को डिक्रीज़ कर चुका हूँ। सो इक्विलिब्रियम कोशिश करेगी कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा हों, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट्स डिक्रीज़ किए हैं। सो इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू इंक्रीज द रिएक्टेंट्स, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट्स डिक्रीज़ किए हैं। तो इसलिए इक्विलिब्रियम क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट बनाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट कैसे बन सकते हैं, जब रिवर्स रिएक्शन को फेवर्ड करें, जब रिवर्स रिएक्शन को ज़्यादा करें, जब रिवर्स रिएक्शन की रेट स्पीड बढ़ाएं। तो रिवर्स रिएक्शन जब हम स्पीड उसकी बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते नहीं हैं, दरअसल इक्विलिब्रियम बढ़ाती है। हम तो उसके जो रिएक्टेंट साइड पे जो रिएक्टेंट्स की तादाद की कंसंट्रेशन थी वो हमने डिक्रीज़ कर दी थी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने डिक्रीज़ कर दी थी। इसलिए रिएक्शन क्या करेगी, इक्विलिब्रियम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में तब्दील करने के सोचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में तब्दील करेगी और हमारे कम किए हुए रिएक्टेंट्स को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगी। सो द रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो फेवर्ड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। अगर प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की अगर ज़्यादा हो तब भी रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगी। रिवर्स रिएक्शन की रेट जो है ज़्यादा उस वक्त भी हो सकती है जब प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा हो। सही, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की अगर ज़्यादा है तो फिर वंस अगेन रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगी, ताकि जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हुए हैं उनको हम रिएक्टेंट्स में तब्दील करा के दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकें। सो रिवर्स रिएक्शन इज़ ऑल्सो फेवर्ड। रिवर्स रिएक्शन फेवर्ड उस वक्त भी हो सकती है अगर प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तब भी रिवर्स रिएक्शन फेवर हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए रिएक्टेंट साइड पे अगर शिफ्ट करेगी इक्विलिब्रियम तो प्रोडक्ट जो ज़्यादा हुए हैं वो रिएक्टेंट में तब्दील होंगे, सो दैट प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सके और प्रोडक्ट जो इंक्रीज़ हुए हैं वो दोबारा से अपने लेवल पे आ जाएं और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। So this was all about the effect of catalyst temperature, pressure and concentration on reversible equilibrium. So this is sample question.
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुकी होगी इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम छोटी सी अपनी वीडियो में कोशिश की है हमने कि ये पूरा चैप्टर कवर हो सके, और ख़ासकर मैं आपको बता दूं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन ना, ये आप बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें। हमने कम टाइम में ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है, इसलिए हो सकता है उस लेवल पे हमने समझाया नहीं होगा, बट वी ट्राइड के एस्लोज से रिलेटेड मटेरियल फराहम करें और एस्लोज को कैसे तैयार किया जाता है, एस्लोज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दीज ऑल थिंग्स वी ट्राई टू गिव यू आइडिया, राइट। वीडियो से मुतल्लिक अपने ओपिनियन दीजिएगा, ईमेल के ज़रिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस और यू कैन सजेस्ट, अगर आप चाहें तो कुछ और भी हम वीडियोस बना सकते हैं, और हमें बता दीजिएगा कैसे लगी वीडियोस आपको। सो वीडियो से मुतल्लिक अपने ओपिनियन दीजिएगा, and for further material regarding Akha University Examination Board, stay connected with this platform, this channel, and the chemical equilibrium of chemistry grade 10th that is done. So hope you understood, and we will meet in the next video. Thank you, bye bye, ta-ta.